17 साल की एशली ने अपने बर्थडे के अगले दिन अपने पेरेंट्स को बुरे तरीके से अपने ही घर में मार डाला। उसने अपने स्टेप फादर को शूट किया और अपनी मदर को 38 टाइम चाकू से अटैक किया। आखिर किस चीज़ ने इस लड़की को इतना घटिया क्राइम करने पर उकसाया? आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने टाइम का सबसे होलनाक और डिस्टर्बिंग केस था। एशली 6 मार्च 1998 को विस्कॉन्सिन में पैदा हुई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका कांटेक्ट अपने फादर जेरेमी के साथ कम से कम होता जा रहा था। उसकी मदर जेनिफर ही उसकी केयरटेकर थी। जब एशली छोटी थी तो उसके फादर ने उन्हें छोड़ दिया। उसकी मदर के कई ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स भी थे, जिनमें से एक के साथ उसने शादी कर ली। जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने उसे सिगरेट से जलाया, कई चीज़ें भी उठाकर उस पर फेंकी और उसे फिजिकली असॉल्ट भी किया। 16 साल की उम्र में उसकी फैमिली वहाँ से पेलो विस्कॉन्सिन शिफ्ट हो गई। वो अब अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहती थी। थॉमस की पहले भी 2 बेटियां थी और एक बेटी जेनिफर से हुई। यहाँ आने के बाद एशली का बिहेवियर चेंज होने लगा। उसका इंटरेस्ट हॉरर स्टोरीज में बढ़ने लगा। उसने एक ब्लॉग स्टार्ट किया जिसका नाम उसने नाइटमेयर वैम्पचिक रखा। उस ब्लॉग पर वो मर्डर और टॉर्चर के बारे में पोस्ट करती थी। इसके अलावा उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। उसकी मदर जेनिफर को उसका हस्बैंड रोज़ मारता था। पूरी फैमिली उसके गुस्से से डरती थी। छोटी छोटी बात पर वो उन्हें मारता और डराता। एक दफ़ा गुस्से में उसने किचन की चीज़ों को तोड़ा फोड़ा, ट्रेश को उठाकर वॉल के साथ मारा और जेनिफर को उसके गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। जेनिफर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकती थी। ये अब्यूज़ बुरे से बदतर होता जा रहा था। उसे वो मारता पीटता तो था ही था, लेकिन अब वो गन निकालकर उसके सर पर रख लेता और उसे डराता। 2013 में एशली अपने फादर जेरेमी के पास चली गई। उसकी भी हिस्ट्री वायलेंस से भरी हुई थी, इसलिए वो वहाँ कुछ ही टाइम रही। दिसंबर 2013 में पुलिस उनके घर पर आई क्योंकि एशली ने उन्हें बुलाया था। उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारा और उसके बाद उसे फिजिकली हर्ट भी किया। उसके फादर ने पुलिस के सामने इस बात को एडमिट किया। इस इंसिडेंट के बाद उसकी इन्वॉल्वमेंट अपनी बेटी की ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। वो दोबारा अपने स्टेप फादर के घर आ गई। फिर भी वहाँ कुछ भी चेंज ना हुआ। हर रोज़ छोटी सी बात पर लड़ाई। उसकी सिस्टर्स का कहना था कि उन्होंने कभी भी सुख का सांस नहीं लिया। वो हमेशा थॉमस से डरते थे। वो उन्हें सुबह जल्दी उठाता और उनसे घर का सारा काम करवाता। इसके अलावा वो एशली की सारी सैलरी अपने पास रखता था। घर में गेस्ट आने पर भी पाबंदी थी। इसकी वजह से उसने एक दफ़ा उन्हें बेल्ट से पीटा भी। एक दफ़ा तो उसने इंतहा कर दी। अपनी बेटियों के सामने अपनी फैमिली पपी को मार डाला। थॉमस की क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, जिसमें किडनैपिंग, वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ और कई और क्राइम्स भी शामिल थे। वो अपने घर में हमेशा गन्स रखता था, जो कि शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एशली को कई दफ़ा उसके पेरेंट्स ने उसके बिहेवियर की वजह से लॉक भी किया। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस ड्रॉ करने लगी। उसने अपनी ड्रेसिंग और मेकअप भी चेंज करके डार्क कर रखा था। 7 मार्च 2015 को एशली के पेरेंट्स को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला। उसके बॉयफ्रेंड का नाम रेयान था और वो 22 साल का था। ये पता चलने के बाद उसके और उसके पेरेंट्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ और उन्होंने उससे उसका फ़ोन और कार की कीज़ ले ली। उसने प्लान बनाया हुआ था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी, लेकिन इस बात का पता उसके पेरेंट्स को चल गया।
इवन कि वो उस दिन भागी भी लेकिन अपने नेबर्स के घर तक पहुंची तो थॉमस ने उसे पकड़ लिया और घर वापस ले आया। Work and school was my freedom. He was going to take it all away. I was going to be 100% imprisoned in that house. And I believed him. एशली का डिस्टर्बिंग पास्ट और रोज रोज के झगड़ों ने उसकी लाइफ को एक नया मोड़ दिया। उसकी लाइफ डार्क और डेंजरस पाथ पर मुड़ गई। इस झगड़े के बाद वहाँ वो हुआ जिसे विस्कॉन्सिन का एक छोटा सा टाउन कभी भी भूल नहीं पाया। जब अगले दिन थॉमस घर वापस आया तो उसने एशली का पूछा। उसके कुछ ही देर बाद 911 पर उनके घर से कॉल आई। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। उनके लिए वो सीन काफी ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ खून ही खून था। जेनिफर और थॉमस जमीन पर गिरे पड़े थे और एशली की तीनों छोटी बहनें पास खड़ी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एशली ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसके पेरेंट्स को जब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तो वो इस मसले को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उसने उसी सुबह थॉमस को अपनी माँ को मारते देखा। जब वो घर से बाहर गया तो एशली ने उसकी गन अपने रूम में रख ली। थॉमस गन्स का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था। उसने कई ज़्यादा गन्स अपने घर में रखी हुई थी और वो किसी को भी उन्हें टच नहीं करने देता था। इसके लिए गन्स काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। वो हमेशा उन्हें लोड करके ही रखता था। जब वो घर वापस आया और एशली का पूछने के बाद स्टेयर्स से ऊपर चला गया, उसने देखा कि उसका दरवाज़ा बंद है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एशली ने दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी गर्दन में शूट कर दिया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसकी छोटी सिस्टर्स ने बताया कि वो अपनी माँ के साथ किचन में थी जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी। उसकी माँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके रूम में गई। वो अपने साथ चाकू भी लेकर गई थी। जब वो रूम में पहुंची तो एशली ने अपनी माँ के हाथ से चाकू लिया और उसे ही अटैक कर दिया। उसका कहना था कि उस वक्त उसके माइंड में वो सारी मेमोरीज चल रही थी जिनमें उसके साथ बुरा ही हुआ था। उसका कहना था कि जब वो अपनी माँ को मार रही थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूवी का सीन हो। 2 बार उसे स्टेप करने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा तो हर तरफ खून ही खून था। उसने अपनी छोटी बहनों को रूम में लॉक किया और साथ में कुछ फूड भी उन्हें दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी छोटी सिस्टर ने बताया कि जब उसकी माँ उसके रूम में गई तो उसमें से एक बच्ची जेनिफर के पीछे पीछे गई। उसने थॉमस को ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। उस वक्त एशली ने उसे नीचे जाने को कहा और वो बच्ची वापस किचन में चली गई। उनको मारने के बाद वो इस सीन से फरार हो गई। Does that make this premeditated? In my mind, yes. She had thought about it and then carried through with the act. पुलिस ने नेशनल टीवी पर भी अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि उसके पास गन थी इसलिए वो सबके लिए खतरा थी। पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा उसे और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट करने में। लेबनान के करीब उनकी कार को देखा गया था, इसलिए पुलिस जल्दी से वहां पहुंची और उन्हें अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इन्वेस्टिगेटर्स को उसका स्टोरी ब्लॉग मिला, उनके सामने उसकी दूसरी इमेज सामने आई। उस ब्लॉग पर उसने टॉर्चर, अब्यूज़ और मर्डर के बारे में लिखा हुआ था। उनमें से एक स्टोरी अनवर्दी के टाइटल से पोस्ट की गई थी। इस स्टोरी में एक पर्सन को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और फिर उसे मार दिया गया। इस ब्लॉग डिस्कवरी के बाद कई सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि एशली ने ये क्राइम जानबूझकर किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो उसने बताया कि थॉमस को उसकी मदर ने मारा है। उसने अपनी माँ को अपने स्टेप फादर के पास खड़ा हुआ देखा था। जब उसकी मदर उसकी तरफ बढ़ी तो सेल्फ डिफेंस में उसने उसे मारा। ये स्टेटमेंट उसकी सिबलिंग्स की दी हुई स्टेटमेंट से डिफरेंट थी। बाद में उसने ये स्टेटमेंट चेंज करके उन्हें ये बताया कि वो गन लेकर सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन थॉमस उसे रोक रहा था। उसने उस वक्त डिसाइड किया क्यों ना वो उसे ही मार दे।
उसका कहना था क्योंकि वो मौत को डिजर्व करता था। एशली का ट्रायल स्टार्ट हुआ। उसके इस होलनाक क्राइम पर हर कोई अपनी अलग अलग राय दे रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स का भी कहना था कि ये मर्डर उसने पहले से ही सोच कर किया है। ट्रायल्स के दौरान उसने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन फिर भी जज ने उसे 40 साल की सज़ा सुनाई। उसके डिफेंस अटर्नी का कहना था कि उसे लाइटर सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इस सब में उसकी मदर की केयरलेसनेस भी है और उसका फादर भी उसे अब्यूज़ करता था। इस पर जज का कहना था कि उस वक्त उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, उसने जानबूझकर उन्हें मारा है। बाद में उसकी सज़ा 40 साल से कम करके 23 साल कर दी गई। वो 17 साल के बाद पैरोल के लिए एलिजिबल होगी। ये केस उस वक्त का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रूटल केस था। उसकी सज़ा के दौरान ही उसकी सिस्टर ने उसे लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा था कि वो हमेशा ही इन सलाहों के पीछे सड़ती रहेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एशली विक्टिम थी जो कि अपने पेरेंट्स की केयरलेसनेस की वजह से इस डार्क पाथ पे चली, या फिर अपने इस घटिया क्राइम को छुपाने के लिए उसने उनका बुरा इमेज सामने रखा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ट्रू स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।